नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नया विषय लेकर के आपके पास आया हूँ। विषय है एसएससी अनुवादक की परीक्षा या फिर हिंदी अधिकारी की परीक्षा। इसके अलावा और भी कई परीक्षाओं में एक पैसेज रहता है और पैसेज में बीच बीच में खाली स्थान रहते हैं, उसको नंबर किया रहता है 1 2 3 4 से। फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है उसको। तो फिलिंग द ब्लैंक्स को हल करने के बारे में बहुत लोगों की क्वेरी मेरे पास आ रही थी। काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे किया जाए। अंग्रेजी में तो कई बार लोगों को आसान लगता है, पर हिंदी में बड़ा कन्फ्यूज़न होती है। तो यह जो असमंजस की स्थिति आती है, उससे दूर होने के लिए आज मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स या खाली स्थान कैसे भरे के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। देखिए, 2 चैप्टर हैं इसमें। एक फिल इन द ब्लैंक्स है और एक होता है जिसमें वाक्य ऊपर नीचे रहते हैं या आगे पीछे रहते हैं और उनको फिर एक सलीके से एक लड़ी में सजाना रहता है। वो भी 1 2 3 4 का ऑप्शन दे करके रहता है। ये दोनों जो पार्ट हैं, दोनों चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर पूर्ण रूप से व्याकरण पर आधारित हैं। आप शॉर्टकट में करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अमूमन इसमें आपसे गलती हो जाती है। उसका मुख्य कारण है, जब तक आप पूर्ण रूप से हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में हर चीज़ का सही उपयोग नहीं सीख पाएंगे, तब तक यह सही सही करना कठिन होगा। मैं कुछ पहलुओं को छूता हुआ इसमें आगे बढ़ूंगा। देखिए, मैं पहले एक छोटा सा हल आपसे करवाऊंगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, जैसे माँ ने नौकर से गाय चरवाया या चरवाई, क्या होगा? इसमें देखिए, यह जो वाक्य है, चूँकि व्याकरण का जो कर्मवाच्य होता है, जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अंग्रेजी में होता है, उसी तरह से यहाँ कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य का अर्थ है कि क्रिया पर कर्म का प्रभाव पड़ता है, और जहाँ क्रिया पर कर्म का प्रभाव पड़ता है वह कर्मवाच्य कहा जाता है। अब देखिए, माँ यहाँ करता है, माँ ने नौकर से, नौकर यहाँ कर्म हो गया पहला कर्म, और दूसरा कर्म हो गया गाय। तो पहला कर्म नौकर से गाय चरवाया या चरवाई। तो नौकर चूँकि यहाँ पुल्लिंग है, इसलिए इसके अनुसार जो क्रिया होगी वह पुल्लिंग में होगी, तो नौकर से गाय चरवाया चरवाई नहीं होगी। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, वह घर से बहुत दूर, खाली स्थान है, उसके बाद है भाग गया या भाग आया। इसमें से आपको एक उत्तर चुनना है। अब देखिए, चूँकि भागने के साथ हमेशा गया का प्रयोग होता है, भाग आया नहीं। भाग आया के स्थान पे यदि आपको प्रयोग करना ही है आया, तो चला आया हो सकता है, भाग आया नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, दूर कोई भी है, दूर जाना जो होता है उसके साथ दूर के साथ जाना या भाग के साथ जाना ही प्रयोग होगा, तो यहाँ भाग गया उपयुक्त उत्तर होगा। फिर देखिए, तीसरा वाक्य है, कौवे काले, खाली स्थान है, हो रहे हैं होते हैं। अब देखिए, कौवा निरंतर से ही काले होते हैं, कौवे का रंग अलग नहीं होता है। यह एक चिरंतर सत्य है जो कभी बदलता नहीं है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो सामान्य वर्तमान काल के होते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल में वाक्य का स्वरूप नहीं बदलता है, इसलिए यह वाक्य, इसमें उत्तर होगा होते हैं, हो रहे हैं गलत हो जाएगा। अब इसी तरह से अगला वाक्य लेते हैं, वह मेरे यहाँ रोज, खाली स्थान है, आ रहा है आया करता है। अब देखिए, यहाँ भी एक बड़ी विडंबना है। आ रहा है कहने वाले आ रहा है भी कर सकते हैं और आया करता है कह सकते हैं। तो इसमें सही क्या होगा? सही यहाँ होगा आया करता है। क्यों आया करता है सही होगा? देखिए, एक बात है, जो चीज़ें अभ्यास की है या आदत की है या नियमित रूप से हो रही है, उसमें करता है जोड़ा जाता है, या है और उसके बाद करता है। अर्थात यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, और ऐसे वाक्य जिसमें नियमित एक अभ्यास या एक आदत की बात होती है, उसमें आया करता है लिखा जाता है, आ रहा है नहीं होगा। आ रहा है तो यह आपका भविष्य में चला जाता है। तो इसलिए यह सामान्य वर्तमान काल है, और इसलिए यहाँ वह मेरे यहाँ रोज आया करता है सही उत्तर होगा। अब अगला वाक्य लेते हैं, वह थोड़ी देर बाद, खाली स्थान है, आएगा या आ रहा है। यहाँ देखिए, गा गे गी जो है, यह भविष्यत काल का शब्द होता है, अर्थात भविष्य काल की जो क्रिया होती है उसमें गागेगी रहता है। आप अंग्रेजी में भी पढ़े होंगे, फ्यूचर टेंस में ऐसा रहता है। तो यहाँ आएगा होगा, आ रहा है का प्रयोग गलत हो जाएगा। अब अगले वाक्य में चलते हैं। अगला वाक्य है,
उसने 5 वर्ष पहले परीक्षा, खाली स्थान है, पास की है या पास की थी। अब चूंकि यह भूतकाल का वाक्य लगता है तो कई मित्र यहाँ पास की थी लगाना चाहेंगे, पर यह पूर्ण भूतकाल है और समय सूचक है। जहाँ पूर्ण भूतकाल अर्थात पहले काम पूरा हो चुका है और उसमें एक समय निर्दिष्ट होता है, वहाँ पास की है होना चाहिए, पास की थी गलत हो जाएगा। तो यहाँ सही विकल्प पास की है होगा। अब इसी तरह से जो अगला प्रश्न पत्र मैं आपके सामने दे रहा हूँ, यह प्रश्न पत्र सन 1997 के अनुवादक की परीक्षा का आया हुआ है। अनुवादक मतलब एसएससी के ट्रांसलेटर की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। इसमें 10 हैं। देखिए मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आप अंदाज़ा लगाइए या फिर आप स्क्रीन पर देख करके आप खुद अभ्यास कर सकते हैं। वाक्य है, जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है। इससे खाली स्थान है, सफलता मिल जाती है। उसके बाद मन की खाली स्थान है, दूसरा विकल्प है, जब कार्य करने के दौरान ही, फिर तीसरा विकल्प, को निर्बल बना देती है। अब ये जो 3 विकल्प मैंने आपको दिया है, इन 3 विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनना है। पहला जो प्रश्न है उसमें 4 विकल्प है, बेहुदा, अनेकदा, एकदा और बहुदा। इसमें क्या विकल्प आप चुनेंगे? फिर से मैं 1 नंबर वाला पढ़ता हूँ, इससे सफलता मिल जाती। अब देखिए इस तरह का जब वाक्य होगा तो थोड़ा एक एलिमिनेशन का प्रयास हम करते हैं। देखिए अनेकदा, एकदा, ये दोनों शब्द हैं, ये सही अर्थ नहीं देते हैं। तो हमारे पास हमने इसको अलग कर दिया, अर्थात इसको छांट दिया, एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास 2 शब्द बचे, बेहुदा और बहुदा। तो देखिए इससे बेहुदा सफलता यदि आप कहेंगे तो वह भी वाक्य में इस शब्द का प्रयोग गलत होगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, इस वाक्य में या इस संदर्भ में बहुधा का प्रयोग सही है। इसके बाद फिर मन की जब कार्य करने के दौरान ही को निर्बल बना देती है। अब देखिए यहाँ 4 विकल्प दिया हुआ है। निष्प्राणता, मन आपका निष्प्राण नहीं होगा तो निष्प्राणता का प्रयोग गलत होगा। फिर अबोधता भी नहीं होगा, क्योंकि अबोधता तो अक्सर बालकों में होती है, या बालकों के समान जब आप व्यवहार करेंगे तब उसमें अबोधता आती है। इन दोनों को हम निकाल देते हैं। अब तीसरा शब्द बचा, दुर्बलता और दुर्गमता। दुर्गम होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ जाने में कठिनाई हो, तो यह दुर्गमता भी हम निकाल देंगे। तो मन की क्या हो सकती है, मन की दुर्गमता तो हो नहीं सकती, तो मन की दुर्बलता यहाँ दूसरा विकल्प आएगा। और इसी प्रकार से तीसरे विकल्प में अब हम देखते हैं क्या होगा, जब कार्य करने के दौरान ही खाली स्थान है, को निर्बल बना देती है। फिर 4 ऑप्शन आपके पास हैं, समष्टि, शक्ति, व्यक्ति और बुद्धि। तो यहाँ क्या विकल्प आप लेंगे? जी हाँ, कार्य करने के दौरान मन किसका होता है? मन हमेशा व्यक्ति का होता है। समष्टि, शक्ति या बुद्धि नहीं होगा, तो यहाँ व्यक्ति का प्रयोग होगा। अब देखिए ये जो तीनों वाक्य में हमने लिया हुआ है, शब्दों को लिया हुआ है, यह शब्द क्या है, कहीं कहीं कर्ता के साथ उसका विकल्प मिला, कहीं कहीं इन शब्दों में हमने ये देखा कि यह वाक्य के लिए सही विकल्प क्या आ रहा है। अब जैसे ये आखिरी वाला मैं ले लेता हूँ, फिर से ले लेते हैं। मन हमेशा किसके लिए कार्य करती है, या मन किसको बनाएगी दुर्बल, या निर्बल किसको बनाएगी, मनुष्य को बनाएगी। बुद्धि, शक्ति या समष्टि को तो बना नहीं सकती। तो इस प्रकार से जब आप एलिमिनेशन का प्रयास करते हैं और आप जो कर्ता है या कर्म के अनुसार सही शब्द का चयन करने का प्रयास करते हैं, और विशेष करके इसमें आप व्याकरण का भाव देखते हुए प्रयास करते हैं, तो आप अक्षरशः ठीक ठीक बनाएंगे। अब चलिए हम अगले में चलते हैं। चौथा विकल्प है, उसमें खाली स्थान है, का संचार कर देती है, कॉमा, तो फिर खाली स्थान में असफलता ही हाथ लगती है। अब देखिए यहाँ हमने देखा था कि जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को दुर्बल बना देती है, कॉमा, उसमें किसका संचार कर देगी? व्यक्ति जब दुर्बल होगा तो उसमें निराशा का संचार होगा, दुराशा का, आशा का या फिर अभिलाषा का, किसका संचार होगा? तो यहाँ हमें देखिए दुराशा नहीं हो सकता। अब जब कोई दुर्बल होगा तो उसमें आशा का संचार भी
कठिन है और अभिलाषा का संचार भी कठिन है, तो उसमें निराशा का ही संचार होता है। और फिर अगला विकल्प है कि क्या हाथ लगेगी, जब किसी के मन में किसी चीज़ का संचार होगा तो उसका क्या आएगा, सप्रमाण नहीं हो सकता। सप्रमाण का मतलब प्रमाण सहित, यहाँ प्रमाण सहित का कोई विकल्प नहीं है। परिमाण होता है, परिमाण मतलब एक मात्रा होती है, वो भी यहाँ नहीं है। प्रमाण, किसी चीज़ का प्रमाण दिया जाता है। और फिर अंत में बचा परिणाम। तो क्या होगा, जब किसी के मन में निराशा का संचार होगा तो फिर उसका परिणाम ही होगा। तो परिणाम यहाँ सही विकल्प है। अब देखिए, चूंकि परिणाम किसका निकला, कोई कार्य हो रहा है तो कार्य होने का हमेशा परिणाम ही निकलता है, परिमाण नहीं। कार्य होने की मात्रा जब पूछी जाती तब यहाँ परिमाण का प्रयोग हो सकता था। चलिए अब हम अगला वाक्य लेते हैं। अगला विकल्प है 6 नंबर, खाली स्थान दिया है। मन और तन से हम कार्य में, फिर खाली स्थान है, होते हैं। ऐसी स्थिति में मन फिर खाली स्थान हो गया तो बुद्धि और तन हो जाते हैं। चलिए अब इसका आप बताइए। यहाँ देखिए 6 नंबर का 4 विकल्प फिर से दिया हुआ है, कुमति, बुद्धि, सुमति और सुधि। अब देखिए यहाँ कुमति, मन और तन से हमें कार्य में, तो कुमति का प्रयोग गलत होगा। फिर सुमति लगाएंगे, वो भी गलत होगा। सुधि तो हो ही नहीं सकता। तो अगला विकल्प हमारे पास क्या आएगा, हमें बुद्धि मिलेगी। अर्थात बुद्धि मन और तन से हमें कार्य में क्या कर देती है। अगला ऑप्शन देखिए, रत, विरत, अनुरक्त या प्रेरित। देखिए चूंकि तन से हमें प्रेरित तो नहीं कर सकती। अब बचे 3, रत, विरत और विरक्त। क्या चुनेंगे आप? तो यहाँ देखिए, रत कर देना मतलब उसमें आपको एकदम डुबो देना, या किसी में रत हो जाना मतलब उसी में निमग्न हो जाना। तो मन और तन से जब हम कार्य करेंगे तो उसमें हम रत हो जाते हैं, बाकी विकल्प गलत होगा। फिर अगला वाक्य लेते हैं, ऐसी स्थिति में मन फिर खाली स्थान हो गया तो बुद्धि और तन हो जाते हैं। अब देखिए मन क्या होगा तो बुद्धि और तन क्या हो जाते हैं। इसमें विकल्प में दिया हुआ है, देखिए संचालित, विचलित, संतप्त और अभिशप्त। मन देखिए अभिशप्त नहीं हो सकता। अभिशप्त मतलब किसी को शाप दिया गया हो। संतप्त का भी प्रयोग यहाँ गलत लगता है। अब संचालित मतलब कोई कार्य शुरू करना या कोई कार्य करना, वह संचालित होता है। तो ऐसी स्थिति में मन अगर क्या होता है, मन आपका क्या होगा, हमेशा विचलित होता है। तो मन विचलित हो गया तो बुद्धि और तन क्या होंगे, प्रभार, साभार। साभार तो किसी से आभार स्वरूप जब भेंट ली जाती है तो उसको साभार कहते हैं। प्रभार मतलब किसी को, किसी का प्रभार अर्थात अंग्रेजी में कहें तो इंचार्ज बना देना। और तन आवारा हो ही नहीं सकता, बुद्धि और तन आवारा विकल्प है। आवारा तो व्यक्ति होता है, बुद्धि और तन नहीं हो सकता। तो नकारा होगा, नकारा मतलब किसी कार्य का नहीं। तो यहाँ 6 नंबर का विकल्प बुद्धि होगा, 7 का रत होगा, 8 का विचलित और 9 का नकारा हो जाएगा। अब आइए हम अगले स्लाइड में चलते हैं, 10वां। 10 में यह पूरा वाक्य खत्म हो जाता है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, इसके विपरीत कभी खाली स्थान कार्य करते हुए व्यक्ति का तन शिथिल हो जाता है। अब इसके बाद जो दिया हुआ है वह ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं या फिर आप पूरा पढ़ लें। बुद्धि भी हार मान जाती है। और अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसके विपरीत कभी कार्य करते हुए, क्या कार्य करते हुए, साहसिक कार्य। तो अभी तक हम जो क्या कह रहे थे उसमें कहीं साहसिक कार्य का संदर्भ आया नहीं आया, कभार तो होता ही नहीं है। अब अविरत और अनथक होता है। अविरत मतलब जिससे विरत हो गया हो, विरत न हुआ हो। तो और अनथक मतलब बिना थके जो कार्य किया जाता है। तो आपके अनुसार इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ सही विकल्प होगा अनथक, क्योंकि व्यक्ति जब काम करना शुरू करता है और उसमें जब निमग्न हो जाता है, जैसे हमने इसमें लिखा हुआ है कि रत होकर काम करना, 7वां विकल्प देखिए, रत होकर काम करना शुरू किया है। तो इस आधार पर यहाँ हमें रत हो गए तो आप अनथक, बिना थके कार्य करेंगे, और यहाँ इसका विकल्प अनथक होगा। यह जो मैंने पाठ लिया है यह अनुवादक की परीक्षा में आया हुआ था। इसी तरह के विकल्प दिए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया
कि आप जब भी इस तरह का विकल्प करने जाएंगे तो अंदाज से आप कितना काम करेंगे। तो बेहतर होगा कि आप हिंदी व्याकरण के जो बेसिक व्याकरण हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, बेसिक व्याकरण की कोई पुस्तक ले लीजिए और उससे पहले वाक्य संरचना के प्रारूप को आप पढ़ने का प्रयास करिए। इस सीरीज के बाद अगले सत्र में मैं आपको वाक्य संरचना पर भी एक वीडियो बना करके प्रस्तुत करूंगा। यह वीडियो कैसा लगा, आपके विचार आमंत्रित है, ज़रूर बताइएगा हमें। धन्यवाद।